नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मशहूर शायर मोहम्मद हसन जो फिद्वी लाहौरी के नाम से शायरी करते थे, उनका एक बड़ा मशहूर शेर है, चल साथ के हसरत दिले मरहम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। अब इतने घोर सियासी माहौल में मुझे ऐसी विरह की शायरी क्यों सूझी, उस पर बात आगे करेंगे। पहले करते हैं बात आज के दिन की। आज कहने सुनने देखने को बहुत कुछ है। न्यूज रूम की माफ कीजिए, बड़ी प्रचलित शब्दावली में कहें तो आज हैपनिंग बहुत थी। एमपी की 6 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हुई। आज खजुराहो, दमोह, रीवा, सतना, नर्मदापुरम और टीकमगढ़ में वोट डाले गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इसी दौर में अपना भाग्य आजमाएंगे। कहीं दूल्हे के पटका और दुल्हन की चुनरी में बंधी गांठ के साथ जोड़े वोट डालते नजर आए। कहीं से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर वोट डालने के बाद राष्ट्र निर्माण के लिए वोट डालने की अपील करते हुए नजर आए, तो कहीं से फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा अपना भविष्य लिखने के लिए वोट डालें की अपील करते दिखे। कहीं से बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ शायराना प्रचार करते नजर आए। अमित शाह जी ने मेरे ऊपर लिखे शेर की एक लाइन पढ़ी, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के वोटिंग परसेंटेज को लेकर उम्मीदों के दावे भी आए, यानी सब कुछ दिखा आज दिन भर। बात वोटिंग परसेंटेज और उससे किस दल को पड़ेगा फर्क, इस पर भी करेंगे। बात यह भी करेंगे कि ये जो आज जितने तरह के दावे बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं, इसमें सच्चाई कितनी है। तो इन्हीं सब मसलों पर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के कुछ चुनिंदा बयान। सुनिए, देखिए, गुथिए और बुनिए। ये है, आए बहुत बार गए, अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है, मगर आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे। आश्वासन पर हमारी सरकार बनी है, के साथ अब डबल की सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि सरकार बने। भारत में रहने वाले भारतीयों का ये कर्तव्य और कर्म है कि आज इस महापर्व में अपना मतदान अवश्य करें, स्वविवेक से जाकर के मतदान में इस महापर्व में सम्मिलित हो। भारत में जो आंगड़े और पिछड़े की लड़ाई है ये खत्म हो, भारत में जो ये कुरीतियाँ हैं ये खत्म हो, और हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य हमारा केवल हिंदू हिंदू नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब सनातन के ध्वज के नीचे सब रहें पर कायदे में रहें। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मत के अधिकार का कहीं पर भी हो इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, क्योंकि इससे आप अपने भविष्य, अपनी नियति, अपनी नीति का ही निर्माण करने वाले हैं। भगवान से आशीर्वाद मांगा है, भगवान शक्ति दे, आशीर्वाद दे, और भगवान का ही आशीर्वाद है कि इतनी शक्ति भगवान ने दी है और इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। हर बूथ पर कमल खिलेगा और ऐसा कमल खिलेगा कि ये कमल ताकत के साथ स्वर्ण कमल बन करके दिल्ली पहुंचे। आज का जो दूसरे चरण का मतदान है वो भी इंडिया गठबंधन के फेवर का मतदान है और विमुख हुई है जनता नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनकी नीतियों से। पिछली बार भी जो परसेंटेज था वो बहुत हैवी 11% तक गिरा था, और आज भी जो मतदान का रुख है वो लोगों ने एक तरह से नरेंद्र मोदी की नीतियों को, बीजेपी की नीतियों को नकारा है। तो सबसे पहले सुन लिया होगा आपने, गुथबुन भी लिया होगा, तो उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है राजपाल सिसोदिया, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। राजपाल जी का बहुत स्वागत। दूसरी मेहमान है संगीता शर्मा, कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान वरिष्ठ प्रवक्ता है। बहुत स्वागत संगीता जी का। तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता जी, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत। शुरुआत करते हैं राजपाल जी से। राजपाल जी, लक्ष्य बड़ा आप लोगों ने खुद को दिया था, किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं दिया। प्रत्येक बूथ से 370 एडिशनल वोट इस बार लाने हैं। जो वोटिंग परसेंटेज है शाम 6 बजे तक का, वो क्या संतोषजनक लग रहा है आपको? ये आपके लक्ष्य को हासिल करा पाएगा? निश्चित तौर पर हमें बहुत संतोष है इस चुनाव में।
क्योंकि हमारा कार्यकर्ता मतदान केंद्र पे था और मतदान केंद्र पे हमारे कार्यकर्ता ने पार्टी के निर्देश अनुसार 370 मतों की पार्टी को बढ़त मिले इस दिशा में काम करने का विनम्रता से प्रयास किया है। और उसका कारण भी है कि हमारा कार्यकर्ता जब मतदान केंद्र पे था तो वो निश्चित तौर पर मोदी जी की सरकार और प्रदेश की सरकार के द्वारा किए हुए काम को लेकर था, लाभार्थियों के साथ था, हितग्राहियों के साथ था, योजनाओं के साथ था, पार्टी की रीति के साथ, पार्टी के विश्वास के साथ, मोदी की गारंटी के साथ था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कथनी और करनी में अंतर नहीं होने की वजह से जनता के बीच में जो विश्वास अर्जित किया है, उस विश्वास की फसल को काटने का यह अवसर था। निश्चित तौर पर हमारा जो मतदान केंद्र का कार्यकर्ता है उसने अथक परिश्रम किया है, पार्टी के नेतृत्व में उनको पूरे समय समय पर मार्गदर्शन करा है और उस मार्गदर्शन की वजह से उस कार्यकर्ता के दम पर हम आज ये संतोषजनक स्थिति में है। हम कह सकते हैं कि आज जिन 6 स्थानों पे मतदान हुआ वो 6 स्थान भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतने वाली है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों पर जीते, इस दिशा में हमारी पार्टी ने हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में एक व्यापक कार्य योजना बनाने का काम किया है और उस व्यापक कार्य योजना के ऊपर पार्टी का एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। ये हमारी जो पूंजी है, ये हमारा जो असेट है, ये हमारी जो पंच परमेश्वर है, ये त्रिदेव है, इनके दम पर हम आज बहुत संतोषजनक स्थिति में है। ठीक है राजपाल जी, लगातार भाषण देने के कारण आप सुन रहे होंगे कि उनकी आवाज में थोड़ा सा वो है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। एक बार इन कर लेते हैं अब संगीता शर्मा जी को। संगीता जी, सेम सवाल, बिल्कुल कॉपी टू संगीता जी। ये जो वोटिंग परसेंटेज है, ये क्या ख्याल ला रहा है आपके मन में? प्रवीण जी, पहले तो राजपाल जी की जो आवाज खराब हुई है भाषण देने का, तो मैं उस पर यही कहना चाहूंगी कि जब 10 साल इतना विकास किया तो माइकों से इतना चिल्लाना क्यों पड़ता है? तो मुझे लगता है कि ये एक सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि विकास की जगह इन्हें कुछ और तरह तरह की बातें करनी पड़ रही है। कहीं ध्रुवीकरण करना पड़ रहा है, कहीं तुष्टीकरण करना पड़ रहा है, तो चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ रहा है। हमारे मोदी जी भी यही कर रहे हैं देश के अंदर। और जो आज परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं कि एमपी में परसेंटेज कम हुआ है, तो आज हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी आई थी और दिन में उनसे यही सवाल पूछा गया था। तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये जो कम परसेंटेज आता है इसका झुकाव मतलब कांग्रेस की तरफ रहता है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ये झुकाव जो है कांग्रेस की तरफ रहेगा और इंडिया गठबंधन को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से हमें गोदी मीडिया द्वारा एक सीट भी तो नहीं बचा पाया आपका गठबंधन, माने खजुराहो तक तो एक तरह से गडमड हो गया है। कांग्रेस बात कर रही है आप तो अच्छा लग रहा है, इंडिया गठबंधन कह रही है एमपी में तो थोड़ा सा टोकने लायक लग रहा है। बोलिए, बात पूरी करिए। देश में प्रवीण जी, में देश, अच्छा देश में, तो देश में, हाँ ठीक है जी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां जहां भी जा रहे हैं अपने 10 सालों के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। और हमें सुनकर बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री खुद को 56 इंच सीने का बताता है, जो प्रधानमंत्री खुद को बताता है कि मैं एक चौकीदार हूँ, और उन्हीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश की क्या स्थिति हुई है प्रवीण जी, ये सोचने की बात है। और युवाओं ने, देश की महिलाओं ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे किसानों ने, सबने मन बना लिया है कि इस बार तो मोदी जी को हटाना है। और उसके पीछे कई कारण है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसानों को न्याय नहीं मिला, महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। तो जहां युवा है तो उनको रोजगार नहीं मिले हैं, पर बातें बड़ी बड़ी हुई। और आपने देखा होगा कि ये जितनी भी बातें इन्होंने, जितने भी वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। तो अब कैसी बात करेंगे? तो हमारे पहले सवाल में आपको, मैं पहले सवाल में पॉलिटिकल गैस को ज्यादा वक्त इसलिए देता हूं कि जो उनका टीजी है वो ठीक ठीक तरह से समझ जाए कि पार्टी की लाइन इस मसले पर क्या है। दिनेश जी को इन करेंगे। दिनेश जी, अभी हालांकि ये फाइनल फिगर नहीं है, मैं दर्शकों से भी कह दूं कि ये फाइनल फिगर नहीं है। जो व्यक्ति एंटर कर जाता है पोलिंग बूथ में, उसको जब तक वोट नहीं डाल दे, जहां लंबी कतारें हैं वहां, तब तक उसे परमिट किया जाता है। हमारे पास 6 बजे तक का है और 6 बजे तक का जो फिगर आया उसमें से अधिकतम उन सीटों में पिछले बार की तुलना में बहुत कम वोटिंग है। उसे ठीक से उसका तर्जुमा करेंगे दिनेश जी। दिनेश जी, क्या तर्जुमा कर पा रहे हैं आप यदि वोटिंग पिछले बार से कम है तो? प्रवीण जी, पहले फेज में भी हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन गया था और दूसरे दौर में भी यही स्थिति है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वोटर में कहीं ना कहीं एक उदासीनता का भाव है। उदासीनता का भाव आने की वजह क्या है
क्या ये वजह तो नहीं है कि उसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनी रहे हैं, तो अब उसे वोट डाल के क्या फ़ायदा है? या उदासीनता की वजह वो है जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर उदासीनता है? केवल जो शादी के कारण, गर्मी के कारण ये कमी नहीं आ सकती है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 जो है बूथ पर काम करती है ना, उसको तो आधा पन्ना, पूरा पन्ना, सारा पन्ने उसको दिए हुए होते हैं। उसको तो एक एक वोटर की मार्किंग होती है, उसे पता होता है कि कौन वोटर कब कहाँ है, क्या करने वाला है। तो वो यदि बूथ पर नहीं पहुंचा है तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक नीचे बूथ लेवल का ये आप इतने अथॉरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि अगर वोटिंग कम है तो बीजेपी का ही बूथ तक नहीं पहुंचा? कहीं ऐसे तो नहीं कि कांग्रेस का भी हो इसमें कि नहीं पहुंचा हो बूथ तक वोटर? नहीं, देखिए मैंने उदासीनता का जो आपसे जिक्र किया प्रवीण जी कि ये बन ही रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस के ही जो वोटर हैं उसी को लेकर ज़्यादा बातचीत होती है कि उसे पता है कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भी हमने देख लिया कि वो सरकार नहीं बना पाई, तो इन्हें कहा कांग्रेस कुछ करती धरती नहीं है, तो जो भी है वो बीजेपी का हो। लेकिन जो बीजेपी का परसेंटेज जो वोटर है जिसकी बात होती है वो तो हमेशा पोलिंग बूथ पर काम करता है ना, एक्टिव रहता है, लगातार ये कोशिश करता है कि हर चुनाव में, हर चुनाव में उसे परसेंटेज बढ़ाना होता है, वोटर बढ़ाने होते हैं। और फिर इस बार तो टारगेट था कि 370 वोट बढ़ाने हैं, तो 370 वोट पोलिंग के बढ़ाना है या आपका जो टोटल वोट है पोलिंग स्टेशन पर मिलने वाले जो वोट हैं वो आपको बढ़ाने हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी इसको क्लियर कर सकती है कि वो किस 370 वोट की बात कर रहे हैं कि एडिशनल 370 कहा गया था पिछले बार जिस बूथ में जितना भी पड़ा उसमें प्लस 370। मान लो 20 पड़े होंगे तो इस बार 390 करना है, ऐसा टाइप का 390 करना है। तो ये जो है ना कि आप विधानसभा चुनाव से कंपेयर करेंगे तो और कम हो गए, जो जिसके कारण आपकी सरकार बनी थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो गणित है 370 वोट बढ़ाने का, वो है कि नेशनल लेवल पर हमारा 33% बढ़ के कहीं 50% के आसपास दिखे। तो वो उसका जो इस तरह की जो प्लानिंग है, उसकी जो रणनीति है, वो कहीं ना कहीं हमें लगातार दो फेज के जो वोटिंग हुई है उसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो बीजेपी का पोलिंग परसेंटेज है, जो उसे वोट मिलना है टोटल, उसमें कहीं ना कहीं ये कमी आएगी, जो उसके लिए निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय अभी से है। लगातार हम देख रहे हैं अमित शाह जी भी यहीं थे कल, वो भी पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने की ठीक बात है। कर रहे थे। राजपाल जी को इन कर लेते हैं सर। राजपाल जी, दिनेश जी का भी आकलन कुछ है कि उदासीनता कहीं जो है वो आपके बूथ तक के कार्यकर्ताओं के कारण तो नहीं है? बार बार फिर से दोहरा रहा हूं, ये फाइनल फिगर नहीं है, लेकिन जो ये फिगर है ये पिछले बार की तुलना में कम है। और पिछले बार की तुलना में अगर फिगर कम तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले बार की तुलना में सीटें कम? प्रवीण जी, मैं समझ रहा हूँ कि 370 वोट बढ़ाने में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है अपनी इस डिबेट में। 370 वोट की लीड बढ़ाना है। अच्छा, मतलब किसी पोलिंग पे मान लो हम पिछली बार 100 वोट से जीते, ठीक है, अगर मान लो 1000 वोट से जीते तो 1370 कर देना इस बार। समझ गया मैं जी। लीड बढ़ाना मतलब हमारी लीड बढ़ाना, हमको कांग्रेस की थोड़ी वोट बढ़ाना, हमें हमारी पार्टी या हमारे। अच्छा, वोट नहीं बढ़ाना, तो लीड जैसे बढ़ानी। मेरे गांव का पोलिंग है, मेरे गांव के पोलिंग पे 4 लोग कांग्रेस के नेता काम करते थे, इस बार वो चारों भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। अब हमारे यहाँ एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस का नहीं है, तो लीड बढ़ेगी, स्वाभाविक लीड बढ़ेगी। वो 4 भी बीजेपी की टेबल पे बैठे थे। तो इस प्रकार से हमने लीड बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस को 0 देने का काम हमने कई जगह मतदान केंद्रों पे किया है। तो ये एक तो ये क्लियर हो जाए कि 370 वोट की लीड बढ़ाना, ना कि वोट बढ़ाना। और उदासीनता का जहां तक प्रश्न है, तो उदासीनता का मतलब ये है कि मतदान के, जैसा अभी बात आई कि मोदी तो बन ही रहे हैं, तो इसलिए उदासीनता, तो ये उदासीनता मोदी तो बन ही रहे, उदासीनता अगर आएगी तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस और एनडीए गठबंधन में आएगी। उदासीनता वहां है, और 4 जून का दूध और पानी को पानी क्लियर हो जाएगा कि उदासीनता किधर थी। पर हमारा जो आकलन आ रहा है, निश्चित तौर पर उदासीनता विपक्ष में है, विपक्ष के खेमे में है। उधर के वोट नहीं जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब मोदी बन ही रहे हैं, चुनाव वो जीत ही रहे हैं, तो वहां उदासीनता है। हमारे यहाँ तो उत्साह है, उमंग है, और बहुत सारे हमारे नए सदस्य पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो उनका लाभ भी हमको वो 370 लीड बढ़ाने में प्राप्त हो रहा है।
तो संगीता जी, आप प्रसन्न इसलिए मत होइए, जो राज्यपाल जी की बात से ध्वनित हो रहा है, अक्षर से उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये जो भी वोटिंग परसेंटेज फाइनल बैठेगा उसका बहुत सारा हिस्सा वो ले जा रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, क्योंकि आपका जो वोटर है वो उदासीन है, वो सोच रहा है कि उसने सरेंडर कर दिया कि भाई बन रही है बीजेपी की सरकार, मोदी जी बन रहे हैं प्रधानमंत्री, तो क्यों निकलो इतनी धूप में घर से। प्रवीण जी, देखिए दिनेश जी जो भी बोलते हैं बहुत ही सटीक बोलते हैं, बहुत गंभीरता से बोलते हैं और अच्छा एनालिसिस भी करते हैं। तो मैं दिनेश जी की बात को सुन रही थी तो उन्होंने कम परसेंटेज पर बड़ी अच्छी बात बोली। एक तो उन्होंने कहा कि उदासीनता है कि भाई मोदी तो बन ही रहे हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा 370 वोट बढ़ाना है। तो मैं आपको दोनों के बारे में बता देती हूँ उदासीनता क्यों। एक तो मुझे लगता है कि दिनेश जी ने पहला इशारा किया है कि मोदी जी तो बन ही रहे हैं, तो उनका इशारा कहीं इनडायरेक्टली ईवीएम मशीन पर था कि वोट भी डालेंगे तो क्या होगा। जब डिकोड करते हो आप, पूछूंगा उनके पास जाऊंगा तो। हाँ नंबर दूसरा, उदासीनता किस में है? उदासीनता भाजपा के कार्यकर्ता में, और वो क्यों है वो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने बड़ा दावा किया था हमारे नरोत्तम मिश्रा जी ने, और ये कहा था, उन्होंने हमारे गृह मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम कांग्रेस के लोगों को तोड़कर लाए हैं और अभी तक हम 4 लाख लोगों को लेकर आए हैं। पर वो ये बताना भूल गए कि वो 4 लाख लोग जो हम लेकर आए ना, उसकी वजह से हमारे 8 लाख कार्यकर्ता घर बैठ गए, उनके अंदर उदासीनता आ गई। वो 8 लाख लोग घर से बाहर निकले नहीं, वोट डला नहीं। और जो इनका 370 का नारा था ना कि हर बूथ पे 370, वो टाई टाई फिश हो गया, क्योंकि अब वो कहीं पर भी वोट नहीं डाले। 370 क्या तो 55.45% का जो है आंकड़ा निकल आया है लगभग। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से भाजपा के लिए नुकसानदायक है और भारतीय जनता पार्टी इसको अंदरूनी तौर पर समझ गई है। अब उनके अंदर उत्साह दिखना भी कम हो गया है। आज मैं सुबह से कई चैनल्स पर डिबेट में बैठी हूँ, भाजपा के प्रवक्ता डिबेट में आने को तैयार नहीं है। कोई नई पैनलिस्ट हैं, उनको सबको हर चैनल पर पहुंचा दिया गया कि आप ही निपटो। जो पुराने परिपक्व प्रवक्ता, अरे आज रिजल्ट थोड़ी आ रहे हैं भाई, रिजल्ट के दिन यदि ऐसा होता तो काम पे नहीं वो क्या है, दूसरे फेज में सारा राज्यपाल जी भी बहुत वरिष्ठ हैं भाई, राज्यपाल जी भी बहुत वरिष्ठ हैं और गला खराब होने के बावजूद आए आपका नाम सुन के कि नहीं मैं तो जाऊंगा लोहा लेने उनसे। संगीता जी ऐसा नहीं, मैं तो सुबह की बात कर रही थी, राज्यपाल जी की बात तो मैंने की नहीं। राज्यपाल जी तो सीनियर प्रवक्ता है। और देखिए आप उनकी आवाज से भी समझ जाइए ना कि वो बड़े जोश में नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, जो गला खराब है, ठीक है। संगीता जी का डिकोड, संगीता ने एक साथ 3, 4, 5 लोगों को का एक तरह के बॉडी लैंग्वेज और लहजा पढ़ा, तो दिनेश जी का भी पढ़ा। दिनेश जी, क्या आपका इशारा ईवीएम की तरफ था जो संगीता जी कह रही? नंबर 1 और नंबर 2 हम ये देखते हैं कि ठीक है, हो सकता है उन्होंने मजाक में कहा हो। मूल विषय पे आते हैं कि सबसे बड़ी जीत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो टोकिएगा, पिछली बार होशंगाबाद से थी बहुत जबरदस्त तरीके से, और तब का वोटिंग परसेंटेज भी जो होशंगाबाद का था, नर्मदापुरम का, वो 74% से भी ज़्यादा था, 74.19। और अभी जो है होशंगाबाद का वो 63.83, यानी खिंचेगा अभी तो 64 होगा। अब जिसकी भी जीत होगी, आपको लगता है कि पिछले बार जैसी मतलब मार्कशीट लेके आएगा कि बिल्कुल सब A+, टाइप की? नहीं, देखिए जो निश्चित तौर पे ये जो इतना मार्जिन है, इसमें जो लीड है वो तो कम होगी, क्योंकि बिना जो है आप ये कि वन साइडेड वोट तो डला नहीं होगा कि एक ही तरफ वोट डल गया। भले ही कांग्रेस पार्टी का आप देखिए कि जो विधानसभा की बार बार हम बात करते हैं कि 40% वोट उसका है, विधानसभा में भी यही स्थिति थी। वो कोई वोट डलवाने तो जाते नहीं है ना, वो तो कोई ऐसा उनका कोई आधा पन्ना पूरा पन्ना ऐसा तो कोई कंसेप्ट वो रखते नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तो ये समस्या होती है ना कि टिकट किसे मिलेगी और किसके कार्यकर्ता को वो वोटर लिस्ट थमा दें कि जिस पर वो काम करे। तो इसलिए वो तो आखिरी वक्त तक उनका जो कैंडिडेट है वो यही सोचता रहता है कि पोलिंग स्टेशन के लिए आदमी मिल जाए। हाँ, माने उनका जो कैंडिडेट होता है वही तय करता है, कार्यकर्ता और पोलिंग एजेंट वही तय करता है बजाय पार्टी के। और दूसरी एक और चीज़ है प्रवीण जी, दूसरी एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि जो कांग्रेस का वोटर है उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार आप कोई भी रिजल्ट देख लीजिए उठा के, कोई भी इलेक्शन देख लीजिए, और कांग्रेस का जो रवैया कोई ऐसा नहीं है इसी चुनाव में, हर चुनाव में इसी तरह का रहता है। इसके बावजूद कांग्रेस 35 से 40% वोट ले आती है। तो कहीं ना कहीं उसका जो वोटर है वो अपने घर से अपने आप निकलता है
उसे आप किसी भी तरह का वोटर मान सकते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा चिंता नहीं करती कि उसके वोट का क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। चिंता का विषय तो जो मैंने बताया वो भाजपा की तरफ ज़्यादा होता है कि वो यदि नहीं निकला है, क्योंकि उसी का जो कोई ऐसे जो वोटर हैं वो फ्लोटिंग वोटर पर ज़्यादा फोकस होता है भाजपा का। यदि फ्लोटिंग वोटर नहीं निकला होगा उसके साथ वोट डालने, जिसको भाजपा ने लगातार जो है फॉलो किया होगा, उसको बेनिफिशरी होगा उसका, क्योंकि बेनिफिशरी की संख्या के लिहाज से भी आप देखेंगे ना तो उतना पोलिंग परसेंट बढ़ना चाहिए। पार्टी की तो रणनीति थी कि बेनिफिशरी को हमको फोकस करना है, अलग अलग तरह की उनकी चीज़ें थी, तो वो भी एक है कि यदि बेनिफिशरी नहीं निकला है तो फिर किसको नुकसान होगा। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं जो जब कंप्लीट रिजल्ट आएगा तो समझ में आएगा कि ये हुआ क्या, कितना परसेंट अप डाउन हुआ। कई बार ये बात आती है कि वोटर लिस्ट में काफ़ी नाम कट गए हैं, कुछ हो गए, तो उससे कोई परसेंटेज आता नहीं, लेकिन भाजपा के अपना एक आकलन चलता रहता है कि कुछ नाम वहाँ से हट गए हैं। तो रिजल्ट तक ये जाहिर है समीक्षा दोनों तरफ से होगी। एक बार इन करते हैं राजपाल जी को। राजपाल जी, ये कहीं ये वजह तो नहीं, मतलब इसमें थोड़ा संगीता जी की बात में दम और वजन दिखता है कि जब मेहमान बहुत सारे आ जाएं तो मेजबान असहज हो जाता है कि भाई कहाँ रुकवाएंगे, कहाँ सुलाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे टाइप का, कि जगह कम है, आपने इतना भर लिया इतना भर लिया, तो मेजबान असहज तो नहीं हो गया कम वोटिंग की वजह? देखिए, मेजबान खुद मेहमानों को लेके जब आता है तो वो स्वागत करता है। हमारी क्षमता देख लिया पहले घर में कितनी है। हमारे यहाँ हम लोगों ने निश्चित तौर पर सदस्यता निचले स्तर तक करी है। ये ज्वाइनिंग कमेटी और ये सब प्रदेश कार्यालय और ये तो दिखने की चीज होगी। आप देखेंगे गांव में हमने 6 अप्रैल हमारी जो सदस्य पार्टी का स्थापना दिवस था, उस दिन हर गांव में 2-2, 5-5, 10-10 लोगों को हमने पंचायत स्तर की बैठक बुलाकर वहां की प्रोसीडिंग करके वहां के बूथ अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदस्यता कराई। आप समझिए बात को, वहां के लोगों ने बैठ के वहां के लोगों की सदस्यता करवाई है। मेरे खुद भी मैं कई कार्यक्रमों में गया हूँ, छोटे छोटे बूथ स्तर पर। अगर वहां जो टीम काम कर रही है हमारी, वही टीम वहां के कांग्रेस के लोगों को ज्वाइनिंग करा के काम में लगा रही है, तो उदासीनता कहाँ गई इसमें? ये जो कम वोटिंग परसेंटेज है, मैं जितना समझ पाया हूँ, कम पहली बात तो है नहीं, लगभग चल रहा है, थोड़ा बहुत है। ये उदासीनता कांग्रेस की उदासीनता है। जैसा अभी गुप्ता जी बात कह रहे थे, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। गुप्ता जी कह रहे थे कि कांग्रेस चाहती तो है नहीं वोटर के पास में, वोटर आएगा डाल के चला जाएगा, तो इस बार वो आएगा डाल के चला जाएगा, ये मुगालता कांग्रेस का दूर हो जाएगा। देखना आप, अपन 4 तारीख को फिर बैठेंगे। नहीं, बिल्कुल बैठेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बोलिए, बात पूरी कर लीजिए। 4 तारीख को बैठेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये जो कम प्रतिशत हुआ है, ये कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के वोटरों की उदासीनता है। जब सुनिए आप, जब कांग्रेस का नेता मतदान केंद्र स्तर का जो नेता था वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो उसको देख के ट्रेडिशनल वहां का जो वोटर था कांग्रेस का, वो उदासीन हो गया, खेत तरफ चला गया। उसने कहा अब अपना नेता भी चला गया, उसको देना होता बीजेपी को तो आ जाएगा और कोई ऐसा। अब जवाब ले लेते हैं संगीता जी, जो आपके यहाँ कई जगह वैसे ये हुआ भी है, मतलब सीहोर भी हुआ, डिंडोरी भी हुआ, एक जिला हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, जहां पूरी की पूरी यूनिट समा गई, जिला कांग्रेस अध्यक्ष से लेके और मंडल से लेके और वो सारे बीजेपी में चले गए। तो जो राजपाल जी कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसे में जो उनका वोटर होगा वो देखेगा कि नेताजी तो खुद चले गए, तो अब हटाओ कौन निकले या कौन वोट डाले। वो कह रहे हैं कि उदासीनता की वजह ये है कि आपके लोग नहीं निकले वोट डालने, ये जो वोटर है वो बीजेपी का है। देखिए, मैं फिर दिनेश जी की बात को कोट करूंगी प्रवीण जी, कि उन्होंने कहा कि तो जो कांग्रेस का रेफरेंस मटेरियल हो गया दिनेश जी करिए। हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने कहा ना कि जो कांग्रेस का वोटर है वो खुद आता है, खुद वोट करता है, उसे न तो घर से लेकर जाना पड़ता है। जो कमिटेड वोटर है, जो 40% है, वो खुद जाता है। अगर नेताजी चले भी गए तो जो साथ में नहीं गए, हाँ जैसे सिंधिया जी गए थे, पर सिंधिया जी के साथ ऐसे कई कार्यकर्ता थे जो नहीं गए, पर कुछ 20 से 22 लोग थे वो चले गए थे। पर कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के साथ है और आज भी कांग्रेस को ही वोट करता है। इसीलिए आप बड़े नेताओं की ज्यादा रैलियां ताबड़तोड़ नहीं कराती कि है तो हमारे पास वोटर। वही तो वो कह रहे हैं कि आप अति आत्मविश्वास में हो, इस बार पता लग जाएगा कि है कि नहीं है। इस बार हम अति आत्मविश्वास में नहीं है। हम पिछली बार थे विधानसभा में और हम इस वजह से भी थे कि हमें पूरी गारंटी थी कि हम जीतने वाले हैं। कौन सा खेल खेला मोदी जी ने वो हमें नहीं पता है। हाँ, पर ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जो बात मैंने अभी इसके पहले कही थी प्रवीण जी, वो मैंने अभी रघुनंदन शर्मा जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू सुना और उस लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा था
कि हमारी जो रीति नीति थी, जो भाजपा हमारी जो थी वो पहले जैसी भाजपा नहीं रही। अब कांग्रेस के लोगों को तोड़ तोड़ कर लाया जा रहा है और पार्टी में भरा जा रहा है, इससे पूरा संगठन ध्वस्त कर दिया है। तो ये जो वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो संगठन को ध्वस्त करने का काम चल रहा है, और यही कारण है कि संगीता जी माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा, मुझे राज्यों वक्त में इजाजत नहीं देता। मैं जाना चाह रहा था दिनेश जी के पास, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर स्टूडियो में जितने भी दावे आपने सुने, जितना भी विश्लेषण सुना, ये कितने सही कितने गलत हैं ये जून के पहले सप्ताह में पता चलेगा। लेकिन अफसोस की बात कुल जमा इस पूरे मसले से ये है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, वो आम आदमी का अधिकार है। जाना जरूर चाहिए था लोगों को वोट डालने, चाहे बीजेपी को दें, कांग्रेस को दें, किसी भी दल को दें, निर्दलीय को दें। जिन जगहों पर अभी कुछ चरण और बाकी हैं उनसे हम अपील करेंगे वोट जरूर डालिएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।